लेट्स स्टार्ट भैया। आज हम इनिशिएट कर रहे हैं अपने शानदार टॉपिक बिजनेस स्टडी से। किससे भैया? बिजनेस स्टडी की खासियत यह है कि इसके अंदर दो तरह के कंटेंट हम लोगों को मिक्स करके मिलेंगे पेपर के अंदर। वन इज कॉल्ड, जो बिजनेस स्टडी का ट्रेडिशनल बिजनेस स्टडी बोले तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसके कुछ कंसेप्ट और उसका रिलेशन करंट अफेयर्स के साथ। किसके साथ भैया? सीयूईटी में सीधा सीधा बिजनेस स्टडी नहीं पूछेगा कभी भी, ये करंट अफेयर के साथ मिक्स होकर आएगी। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा आज सबसे पहले, हालांकि एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जो हमारा 12th के अंदर नहीं था, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं एंटरप्रेन्योर के टॉपिक को आपके सामने रखूंगा और उसके सुंदर से नोट्स बनाने हैं। सो प्यारे दोस्तों, सब मुझे बताओ हमें कैसा पढ़ना है, पेपर कैसा आएगा, डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू? एमसीक्यू के अंदर ट्रैप्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? लगेगा आंसर ए बी, ज्यादातर क्या होता है, ए आंसर लगभग लगभग सही होता है लेकिन पूरा सही नहीं होता। चार आंसर दिए होंगे, चारों में से पहला कई बार ट्रैप में होता है कि लगभग सही होता है लेकिन दूसरा ज्यादा सही होता है। तो प्यारे दोस्तों, किसको राइट करना है, जो सही है या ज्यादा सही है? ज्यादा सही वाले को करना है। तो चारों ऑप्शन पढ़े बगैर आप आंसर नहीं देंगे। फिर प्यारे दोस्तों, बिजनेस स्टडी के अंदर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स को डेवलप करना। किसको डेवलप करना? बिजनेस स्टडी के लिए हमने दो चीजें और कही। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड बुकिश कंसेप्ट, बुक कंसेप्ट, और बुक कंसेप्ट के बाद करंट अफेयर्स। क्या भैया? करंट अफेयर्स, जो भी किसका भैया? बिजनेस का। बिजनेस का करंट अफेयर्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म भरे हैं और उनका पेपर सबसे जल्दी है। तो इसके लिए बीकॉम ऑनर्स में और आईपी के अंदर दोनों में एक बहुत शानदार सा टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो इसी का सब पार्ट है, जिसके अंदर 11th की स्टैटिस्टिक का काफ़ी भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? तो मेरी कोशिश है कि मेरे ख्याल से 22-23 को पेपर है आईपीयू का, तो उससे पहले मैं इसकी एक दो क्लास लेके आईपीयू के टॉपिक को, डीआई के टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो सब बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ किसी एक टॉपिक की जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और करंट अफेयर्स का है, सीए का है। करंट अफेयर्स के अंदर बिजनेस को लेकर आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ। अभी प्री कोविड एज चल रही है, कोविड एज चल रही है, पोस्ट कोविड एज चल रही है। पोस्ट कोविड एज के अंदर अभी जो सिनेरियो, प्यारे दोस्तों, आज से 30-35 दिन बाद हमारा पेपर है। तो प्यारे दोस्तों, अब करंट अफेयर्स इस महीने का, इससे पहले महीने का और उससे पहले महीने का, मार्च अप्रैल मई का, इनका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस सिनेरियो के साथ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी रिसेशन या इन्फ्लेशन कम है या बहुत ज्यादा है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? कोशिश करनी है, चर्चा करनी है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। प्राइस राइज होना। प्राइस राइज बताओ, नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है? प्राइस राइज होने के तीन बड़े कारण, प्राइस राइज होने के तीन बड़े कारण, ये जो सर मैं डिमांड। टॉपिक चर्चा में ले रहा हूं, दिस इज करंट, रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स एंड बिजनेस अफेयर्स। सो प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस राइज होने के तीन बड़े कारण। पहला, सर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। बहुत बढ़िया, मेरा दोस्त बहुत एक अच्छा बोला। वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। प्राइस होने का पूरे वर्ल्ड में एक ही कारण है भैया, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स का हम बेसिक जानते हैं, क्या कारण हो सकता है भैया? डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहला कारण कोविड। क्या भैया? कोविड के अंदर सारी की सारी सप्लाई चेन बिखर गई। सप्लाई चेन समझते हो ना? सारी की सारी सप्लाई चेन बिखर गई। कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में बनती थी, कोई चाइना में बनती थी, कोई जापान में बनती थी। ये सारे वर्ल्ड के अंदर, सारा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब एकदम से कोविड के दौरान डिमांड ड्रॉप आउट हो गई, डिमांड खत्म हो गई। लोगों ने स्कूटर, बाइक, पंखे, एसी खरीदने बंद कर दिए। लोग कहते हैं बस रोटी कपड़ा मकान के लिए खर्च करेंगे, बाकी के लिए खर्च नहीं करेंगे। अगर शूज की जरूरत है तो बताओ, कोविड के दौरान में लोग शूज खरीदते थे या पुराने शूज से काम चलाते थे? पुराने शूज से काम चलाते थे। इसीलिए सप्लाई चेन बची या टूट गई? तो डिमांड कम हो जाने के कारण चाइना, जापान, इंडिया, इन सब के अंदर जो प्रोडक्शन हाउस थे अपनी, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कंसिस्टेंटली घटा दिया। प्रोडक्शन को कंसिस्टेंटली, प्रोडक्शन को घटाना आसान है लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता। सब समझते हैं ना इस बात को? इसीलिए पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन इफेक्टेड हो गई। इसी कारण से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई। क्या हो गई?
पूरे वर्ल्ड की जीडीपी डिक्लाइन हो गई। अब प्रोडक्शन डिक्लाइन होने के बाद जैसे ही पोस्ट कोविड एज आई, वैसे ही लोगों ने ज्यादा डिमांड करी शूज की, ज्यादा टीवी की, ज्यादा एसी की, ज्यादा चीजों की, क्योंकि नॉर्मल हो रहे हैं अब सिचुएशन। तो एकदम उतनी तेजी से प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सका। क्लियर है ना भैया? सो इसी कारण से प्राइस राइज हुआ। तो वेरी फर्स्ट रीजन इज द कोविड, मेजर रीजन है। दूसरा, कोशिश करो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी फॉर वेरी शॉर्ट टर्म में। अभी आर्टिफिशियल नहीं चल रही दोस्त, अभी तो रियल चल रही है। तो एक वर्ल्ड के अंदर कोविड सिचुएशन चल रही है या वार सिचुएशन भी चल रही है? वार कहाँ कहाँ हो रही है? यूक्रेन यूक्रेन और रशिया। रशिया के बीच में एक अलग तरह की वॉर हो रही है, और उस वॉर के चपेट में रशिया का पूरा इतना बड़ा देश है यूक्रेन है, इससे इफेक्टेड यूक्रेन है, या यूरोप भी पूरा इसकी जद में? यूरोप भी पूरा इसकी जद में है। यूरोप को कैसे, यूरोप इस वॉर से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। क्यों? उसके अंदर तो लड़ाई नहीं हो रही। कोई बताओ क्यों यूरोप में इफेक्टेड है? गुड। सर वो एक्सपोर्टर था। बिल्कुल भैया, रशिया, यूक्रेन और यूरोप सब इंटर रिलेटेड है वर्ल्ड में। हालांकि हम भी इंटर रिलेटेड है। पूरे यूरोप के अंदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की और गैस की सप्लाई कहाँ से होती है? रशिया से। वो उनका नेबरिंग कंट्री है, तो चीपेस्ट पड़ती है, कम्युनिकेशन उनका नील होता है। हमारे इंडिया में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई कहाँ से होती है? अरबियन कंट्री से, क्योंकि रशिया दूर पड़ता है हमसे। अरबियन कंट्री पास पड़ता है, सऊदी अरब पास पड़ता है, ईरान इराक पास पड़ते हैं, तो हम वहां से लेके आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यूरोप के लिए अरबियन कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज, जो अरब के अंदर सबसे ज्यादा है, वो डिस्टेंस से पड़ते हैं, इसीलिए रशिया के से ही पाइपलाइन बिछाकर वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और गैस की सप्लाई लेते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अब जैसे ही वॉर हुई, तो यूरोप रशिया के फेवर में आया या अगेंस्ट हो गया? अगेंस्ट हो गया। तो उन्होंने सबने कहा कि हम गैस को नहीं खरीदेंगे, गैस को खरीदेंगे नहीं तो यूरोप रशिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हो जाएंगे, इसीलिए वॉर में वो कमजोर पड़ जाएगा। ईयू क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। ईयू, व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईयू? हाँ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से अपने आप को यूएस डॉलर के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए, यूएस के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए अपनी यूनियन बना ली, और उस यूनियन ने कहा कि हम धीरे धीरे करके रशिया के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे और 1 साल के भीतर उससे बिल्कुल भी गैस खरीदना बंद कर देंगे। तो इससे वहां पर एनर्जी क्राइसिस आ गया। क्या आ गया भैया? बाकी कंट्रीज के अंदर जो अरबियन कंट्रीज थे, जो यूएस से था, उनके पास डिमांड ज़्यादा बढ़ गई पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की और गैस की, और इसी कारण से एनर्जी के रिसोर्सेज, एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज थे उनके प्राइस बढ़ गए पूरे वर्ल्ड वाइड, और इससे हर चीज़ महंगी हो गई। यूरोप इसकी डायरेक्ट चपेट में आया, इसीलिए वहाँ इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हुई, वहाँ इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हुई। तो वार के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई। यूक्रेन और रशिया दो चीज़ों का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सप्लायर था। वन इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट गैस, और दूसरा यूक्रेन में सबसे ज़्यादा, यूक्रेन और रशिया मिलकर वीट की सप्लाई करते थे। किसकी भैया? लगभग वर्ल्ड के अंदर जितना वीट होता है उसका 25% वीट यहीं से आता था, और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते थे। इंडिया में वीट कम होता है या बहुत होता है? बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता है जिससे कि हम दूसरों को खिला सकें। हम इतना वीट पैदा करते हैं जिससे हम अपना पेट भर सके, लेकिन सब सरप्लस नहीं होता। सो प्यारे दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण ब्लैक सी, कौन सा सी? ब्लैक सी बंद हो गया। बंद होने के कारण वहां पे वॉर जोन आ गया, तो वहां पे कॉमर्शियल शिप्स की कम्युनिकेशन ठप हो गई, और इसी कारण से वहां से आने वाला जितना भी वीट है वो सारा खत्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इसके कारण अब एशिया के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बड़ी डेफिशिएंसी हो गई वीट की, और सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ गए। कितना परसेंट सप्लाई थी? याद दिलाओ अभी मुझे। वीट की सप्लाई रशिया और यूक्रेन मिलकर कितना करते थे? 25%। तो 30% प्राइस राइज हो गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। किसका? वीट का। प्यारे दोस्तों, 30% प्राइस राइज का मतलब एक्यूट स्कैरसिटी है। 1 महीना और चला तो भुखमरी आ जाएगी, अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे पहले आएगी। सो प्यारे दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ लजीज, कुछ बहुत बढ़िया स्टेप्स उठाए। कोई बता सकता है क्या स्टेप उठाए इंडियन गवर्नमेंट ने? अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया वीट का। ऑयल नहीं, वीट की स्कैरसिटी से एक्सपोर्ट बंद बचने कर के दिया। लिए क्या स्टेप उठाया इंडियन गवर्नमेंट ने? बहुत बढ़िया मेरे भाई। मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। दो भाई अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश करना है। ये बिजनेस न्यूज है भैया, सो करंट अफेयर्स की बिजनेस न्यूज।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही वीट की स्केर्सिटी पूरे वर्ल्ड वाइड हुई तो सारे के सारे वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, दे मूव टूवर्ड अवर कंट्री और हमारे यहाँ से वीट खरीदने के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने साइन कर दिए और वीट के दाम 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान में इतने तेजी से बढ़े जिसकी कोई हद नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को यह लगा अगर इसी तरीके से वीट के दाम बढ़ेंगे तो हमारे पास भुखमरी हमारे देश में आ जाएगी और प्राइस राइज इतना हो जाएगा कि इन्फ्लेशन पकड़ में नहीं आएगा, और हो जाता तो इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट इज एस्मा, एक एक्ट का इस्तेमाल किया, एस्मा, असेंशियल कमोडिटी एक्ट। कॉमर्स में पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों, क्या है भैया एस्मा? एस्मा व्हाट इज दिस? असेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा के सारे एक्सपोर्ट बैरियर लगा दिए। सरकार नहीं चाहती एक्सपोर्ट के ऊपर बैरियर लगाए, प्रमोट करती है एक्सपोर्ट हो, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, बैरियर्स लगा दिए और उस कारण से वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंट प्राइस राइज हुआ वीट का? 30%। इंडियन मार्केट बच गई। 5 से 10% के प्राइस राइज के बाद वीट कंसिस्टेंट है। अब हमारे यहाँ वीट और राइस के अंदर प्राइस राइज इन्फ्लेशन को सरकार ने रोक लिया। आर यू गॉट इट? सो क्या लगा दिए, कौन से बैरियर लगा दिए? एक्सपोर्ट बैरियर। सरकार एक्सपोर्ट बैरियर्स जनरली नहीं लगाती, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने मजबूरी में क्या लगाए, एक्सपोर्ट बैरियर्स लगा दिए। तो वार के कारण एक्सपोर्ट बैरियर लगाए सरकार ने। फिर थर्ड सिचुएशन, तीसरी बड़ी, इस के कारण पूरे इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के कारण प्राइस राइज बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा कारण, तीसरा बड़ा कारण प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री कहाँ है? तेज से बता मेरी बहन, सही बोली। पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री चाइना है। अगर हमें लैपटॉप खरीदने हो पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी इंडिया में ही नहीं, कार खरीदनी हो, कार के इक्विपमेंट्स खरीदने हो, इवन फैन खरीदना हो, एसी खरीदना हो, इसके सब के मेजर इक्विपमेंट्स कहाँ बनते हैं? चाइना के अंदर। सो प्यारे दोस्तों, चाइना के अंदर, वुहान के अंदर दोबारा सबसे पहले कोविड कहाँ आया था? चाइना के अंदर। किधर? वुहान के अंदर, बीजिंग के अंदर दोबारा कोविड की लहर आई। लेकिन चाइना की कोविड पॉलिसी का नाम बताओ कोई। अरे बाबा, तुम पेपर ही देते रह गए क्या? 2 महीने एकदम बंद थे क्या? सो प्यारे दोस्तों, जीरो कोविड पॉलिसी। चाइना क्या फॉलो करता है? जीरो कोविड पॉलिसी का क्या मतलब, कोई बता सकता है? कोशिश करो मेरी बहन, बताना जीरो कोविड पॉलिसी। मेरे भाई सोनी, बताना जीरो कोविड पॉलिसी। प्यारे दोस्तों, जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी चाइना फॉलो करता है। ये वर्ल्ड के अंदर अब अकेला देश रह गया। पहले किसी जमाने में जब कोविड की पहली लहर आई तो जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी हमारे इंडियंस ने भी फॉलो किया था। हमने भी कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था। क्या लगा दिया था? बीमारी आई तो हम नहीं छोड़ेंगे भैया, इकोनॉमी जाए भाड़ में, हमें लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी लगा के लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी बची या खत्म हो गई? पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई, आर्थिक रूप से हम पूरे तबाह हो गए। सो प्यारे दोस्तों, चाइना ने अभी भी ये पॉलिसी को लगाए हुए है और अभी वुहान के अंदर, बीजिंग के अंदर चाइना ने 1.5 महीने के लिए अपने पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया। क्या कर दिया? जैसे ही लॉकडाउन किया तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर चिप्स की, फैन के इक्विपमेंट्स की, किसी कंप्यूटर के इक्विपमेंट की एक्यूट स्कैर्सिटी हो गई। सारे के सारे उसके बंदरगाह लॉक हो गए, क्योंकि वहां से ना तो सामान आ सकता था ना सामान जा सकता था। और शॉर्ट टर्म में अगर हम इंडियंस भी सोचें, हमारे यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपको बताओ तो कार की प्रोडक्शन बहुत हो रही है, लेकिन छोटे से उसके चिप आते हैं चाइना से, वो चिप की सप्लाई नहीं होती, इसीलिए कार कंपनियों में कारों की लाइन लग गई और उन्हें अपनी प्रोडक्शन को डिक्लाइन करना पड़ा। और इसी कारण से कार में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्राइस राइज हो गया, खाली एक छोटे से चिप के कारण। और ये छोटा सा चिप हम क्या अपने यहाँ नहीं बना सकते? बताओ आप। बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, 1 साल के अंदर नहीं। इसका प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा तो 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो बेंगलोर में कुछ कंपनियां अब इस्टेब्लिश कर दी, सरकार यूज कर रही है मेक इन इंडिया पॉलिसी। कौन सी भैया? तो सरकार मेक इन इंडिया पॉलिसी में बहुत अच्छे काम कर रही है। तो उसके अंदर सरकार ने अपनी तरफ से प्रमोशन लेकर के बेंगलोर में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को इनवाइट किया जो चिप बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर इट विल टेक टाइम। और इस कारण से हमारा 1.5 महीने का शटडाउन चाइना के अंदर लगने से पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हो गया और वहां से वापस इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई। सो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कौन से कंट्री था भैया, किसके कारण हुआ? चाइना। क्या, कौन सी पॉलिसी थी? चिल्ला के बोलो।
जीरो कोविड, जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी। हालांकि चाइना का इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। चाइना आफ्टर कोविड के बाद मोस्ट पावरफुल कंपनी, मोस्ट डेवलपिंग नेशन के तौर पे उभर रहा था, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ऐसा एनालिस्ट मानते हैं, इकोनॉमिस्ट मानते हैं, बिजनेस स्टडियन मानते हैं, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया और इसकी जीडीपी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। और अब चांसेस हैं इंडिया उसको ओवररूल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का तमगा हासिल कर जाएगा वापस से। पहले थे हम, कोविड से बिफोर थे। आर यू गॉट इट? और इन 3 छोटे छोटे कारण के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन फैली। वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपने यहाँ इन्फ्लेशन को टच ही नहीं होने देती? वो इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी रखते हैं कि इन्फ्लेशन आई ही नहीं, उनके 25 साल से इन्फ्लेशन नहीं आई। हाँ मेरा दोस्त, तालियां बजाओ मेरे भाई के लिए, बहुत बढ़िया। एक ही भाई थोड़ी बहुत न्यूज़ सुनता है। प्यारे दोस्तों, दिस इज द ओनली कंट्री जो जापान अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को सबसे तरीके से कंट्रोल में रखता है। आप सबसे मैं एक चीज पूछता हूँ प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। हमें बीएमएस का एग्जाम देना है। किसका? बीएमएस जीयू का एग्जाम है, सबसे बढ़िया होता है। उसमें बिजनेस स्टडी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं, उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है और इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं। So these questions generally come under the subject of business study, under the subject of economics, under the subject of current affair, किसी में भी आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जापान इन्फ्लेशन को कैसे काबू रखता है? पिछले 25 साल से जापान के अंदर इन्फ्लेशन काबू में है। प्यारे दोस्तों, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन से आगे कभी बढ़ा नहीं। उनके यहाँ उन्होंने पैरामीटर बनाया, 2% इन्फ्लेशन बढ़ जाए। कितना परसेंट? 2% बढ़ जाए तो वहां वो कह देंगे हम इमरजेंसी लगा देंगे। और यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 या 7% की रेट से बढ़ रही है। और अभी हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में 2 डिजिट के अंदर आ गई। 12% से इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। तबाह हो जाएंगी 2 डिजिट के अंदर इकोनॉमी। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या किया जापान ने ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया? प्यारे दोस्त, मेरी बहन बहुत अच्छा कहती है, वो प्रोडक्शन सरप्लस प्रोड्यूसर है। क्या है भैया? सरप्लस प्रोड्यूसर है। बड़ा आसान सा काम है, इकोनॉमिक्स का स्टेप है। क्या भैया? प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई का डिमांड कम होगी, तो प्राइस कैसे बढ़ेंगे? तो प्राइस नहीं बढ़ने देते। वो क्या करते हैं? सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। पहला काम यही है। दूसरा एक काम और करते हैं, पिछले 25 सालों से वहां सैलरी बढ़ी ही नहीं। क्या नहीं बढ़ी? सैलरी बढ़ेगी तो लोग डिमांड कर लेंगे ना ज्यादा। तो डेजिग्नेशन वाइज प्रमोशन किसी की होगी, बढ़ेगी, पर जो एक स्टेटस है उसमें सैलरी नहीं बढ़ाई। इसी कारण से देखना कितना इनडायरेक्ट सा वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं? सैलरी एक डेजिग्नेशन की पिछले 25 सालों से बढ़ाई नहीं। सैलरी बढ़ती तो लोग डिमांड करते ना ज्यादा, डिमांड ज्यादा करते तो इकोनॉमिक्स का सप्लाई डिमांड इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती, इन्फ्लेशन आती। तो छोटा सा कॉन्टिनेंट है जापान का, कॉन्टिनेंट छोटा सा है, पर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में वो बड़ा पार्टिसिपेशन करता है ना भैया। दिस इज ऑल अबाउट, क्या टॉपिक हमने आज डिस्कशन किया? इन्फ्लेशन। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक किताबों में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, तो इसके जल्दी से सुंदर से कुछ नोट्स बना लेना। जापान के बारे में चर्चा करी, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में चर्चा करी, पोस्ट कोविड एज के बारे में चर्चा करी। ठीक है ना? जल्दी से कुछ भी चीज। आज हमारी कौन सी क्लास है? सर फर्स्ट पॉइंट बता दो। फर्स्ट पॉइंट था साहिल भाई, कोविड के कारण सब लोगों ने डिमांड कम कर दी। डिमांड कम करने से प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड कम हो गई। प्रोडक्शन कम होने के बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो वैसे ही सबने डिमांड वापस पूरी कर दी, लेकिन प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म में एकदम से नहीं बढ़ सकता। तो इसी कारण सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई, और इसी कारण से इन्फ्लेशन आना ही था, तय था, इन्फ्लेशन था। लेकिन इन्फ्लेशन को आग लगाने वाले ये 2 बड़े कारण और सामने आ गए। क्लियर है ना भैया? अच्छा, पूरे वर्ल्ड में बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड स्टेटस सेम है या बदल रहा है? बदल रहा है, रोज बदल रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरा एक सुझाव है, आप बिजनेस न्यूज जरूर देखें। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज का कोई चैनल बताओ जिसे देखने से डाटा मिल जाए। सर सीएनबीसी। सीएनबीसी, ओके, बिजनेस न्यूज बहुत अच्छी आती है सीएनबीसी में, लेकिन डोमेस्टिक आती है, इंटरनेशनल नहीं। इंटरनेशनल न्यूज के लिए बीबीसी चेक करें। कौन सा करें? बीबीसी चैनल जरूर देखना। एक दिन के अंदर एक बार, वो ऐसा नहीं सारे दिन चलता रहता है। तो बीबीसी पे यूट्यूब पे चेक कर लेना। यूट्यूब पे उसके डेली 15-16 मिनट की न्यूज आती है, और उसके अंदर इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरप्रिटेशन के रिसर्चर्स की डिटेल्स आती है। तो वो बहुत बहुत जरूरी है। बीच में मेरे को कोई डाटा मिलेगा तो मैं भी क्लिप्स बना के आपको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है जी? अभी हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड
एंटरप्रेन्योरशिप। क्या भैया? ये मेरा बुकिश टॉपिक। अभी हम करंट अफेयर्स के साथ साथ बिजनेस के एक बेसिक टॉपिक को कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ 12th क्लास, दिस इज द टॉपिक ऑफ 11th बिजनेस स्टडी, पर शायद लोगों ने नहीं किया हुआ। तो मेरे दोस्तों फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, आप बताना वन इज व्हाट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम सब इस वर्ड से अवेयर हैं, सब कोशिश करेंगे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। हाँ मान्य बहन, आपकी बारी, खड़े होके सबको बताएंगे क्या है बहन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप सब कॉमर्स के बच्चे ना, कॉमर्स के बच्चे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, डेवलपमेंट के लिए 11वीं से काम नहीं कर रहे या क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ मैन, बिजनेस का बॉस डेवलप करे पॉलिसी निकाल के, सर बिजनेस शुरू करना, बिजनेस को शुरू करना। स्टार्टअप। मैन कहती है बिजनेस का बॉस करता है, बिजनेस को इनिशिएट करता है। गुड मेरे भाई, मास्क हटा के बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। मेरे दो मित्रों ने थोड़ा अच्छा बोला, लेकिन इसने भाई ने बहुत अच्छा बोला, इसके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सो प्यारे दोस्त, हाँ संचित, हाँ, अपने एक आइडिया से बिजनेस को डेवलप करना, बॉस नहीं। वेरी गुड दोस्त, टेक योर सीट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब प्यारे दोस्तों, आप पहले बताओ हिंदुस्तान की आबादी, तेज से बोलो 140 ना। करोड़, 140 करोड़। 140 करोड़ के आसपास है। कितने के करोड़ के आसपास? 140 करोड़ की आबादी को कोई जॉब दे सकता है? कोई कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई मल्टीनेशनल कंपनी 140 करोड़ की आबादी को जॉब नहीं दे सकता। तो हिंदुस्तान का सॉल्यूशन है, अगर बिजनेस का सॉल्यूशन है, हिंदुस्तान का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, हमारा रियल जो सॉल्यूशन है तो वो एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में वर्ल्ड वाइड सब कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे परफेक्ट मॉडल डेवलप किया? यूएस। यूएस नहीं दोस्त आदित्य, यूएस ने अपने यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, किस वर्ल्ड वॉर के बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस नंबर 1 कंट्री बन गया। वो एंटरप्रेन्योरशिप के कारण नहीं, उसके पास मैन पावर है बहुत ज्यादा या बहुत कम है, उसने अपने यहाँ सर्विस सेक्टर को डेवलप किया। किसको किया भैया? और सर्विस सेक्टर डेवलप होने के कारण सारी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी एमएनसी थी वो सारी शिफ्ट कर गई। वॉर जोन था यूरोप, तो उधर से उनको डर लगता था, वो सारी शिफ्ट कर गई अमेरिका में। अमेरिका के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ गई। कीन्स की मल्टीप्लायर थ्योरी सबसे पहले यूरोप से हटकर अमेरिका में लगी। याद है मैं कीन्स की मल्टीप्लायर थ्योरी बताया था? 4 लोगों की गर्दनें हिल रही हैं, बाकियों की किस दिन सिखाऊंगा, अभी मेरा टॉपिक छूट जाएगा, क्लास लिमिटेड है। सो अमेरिका के अंदर वो लग गई और अमेरिका बहुत अमीर कंट्री बन गया। सो प्यारे दोस्तों, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम सबसे ज्यादा किया चाइना ने। किसने? चाइना का नेता था, बहुत शानदार नेता था, माओ। हालांकि हमारा हिंदुस्तान का वो कट्टर दुश्मन था, पर इंसान बहुत अच्छा था। प्यारे दोस्तों, चाइना की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड इकोनॉमी थी, और उसकी इकोनॉमी इतनी थी कि हिंदुस्तान के कंपैरिजन में उनके पास ज्यादा बड़ी भुखमरी थी, ज्यादा गरीब लोग थे। लेकिन माओ एक लीडर वहां चाइना को लेकर आगे निकल गया। उसने वहां पर एक चीज को समझा, लोगों को अगर रोजगार देना है, लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने से गाड़ी नहीं चलेगी। उसने लोगों को स्किल्स देना स्टार्ट किया। क्या भैया? स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, और स्किल डेवलपमेंट के बाद उन्होंने कहा अपने बिजनेस खुद से एस्टेब्लिश करो। तो वहां की इतनी बड़ी आबादी स्किल के अंदर स्किल को डेवलप कर दिया, और इतनी बड़ी आबादी ने एक काम करके दिखाया, वो पूरे वर्ल्ड की, पूरे चाइना को पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। चीपेस्ट कॉस्ट पे अपने नए आइडिया से उसने बहुत यूनिक और बड़े स्पेशल प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दामों पर बनाना शुरू कर दिया। और इस कारण से अभी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण सारा बिजनेस सेक्टर यूरोप से शिफ्ट होकर कहां गया था? अमेरिका। प्यारे दोस्तों, 80s में, 90s में, 2001 से 2010 में ये वापस रिवर्स हो गया। प्यारे दोस्तों, सारी अमेरिकन कंपनी, जितने बड़े ब्रांड आप जानते हैं, सारी ब्रांडेड कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्लाइन करने के लिए अपने सारे प्रोडक्शन हाउस को कहां पे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया? चाइना। और दैट्स व्हाई चाइना बिकम द बिजनेस के अंदर वो मेजर इकोनॉमिक पावर बन गया।
दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं ना भैया इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान इसको समझ लिया और हमारे सभी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी हिंदुस्तान की सरकार रहे, 1991 के बाद भी हमने कहा हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर खूब काम करेंगे ताकि हमारे 140 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए, वो खुद को डेवलप कर सके, खुद बिजनेसमैन बन जाए, न केवल खुद को दूसरों को भी रोजगार दे सकें। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगी? 16 साल से, 15 साल से, 18 साल से, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या बचपन से? बचपन से। बच्चा पहली क्लास में हो तभी से उसको स्टार्ट कर देना है कि भैया तेरे को नौकरी नहीं करनी, नौकरी करेगा। अच्छा एक बात बताओ, नौकरी करने जाएगा, सपोज करो आपको कोई सैलरी 50,000 रुपए देता है, कितनी देता है? कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम तो नहीं है, लेकिन प्यारे दोस्तों 50,000 की सैलरी कोई कब देगा तुम्हें? जब तुमसे 2 लाख रुपए कमाएगा तभी तो देगा। तो इससे अच्छा तुम ही कमाने शुरू कर दो ना 2 लाख रुपए अपने लिए। एंड दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप सबको, हम सबको अपना बेसिक आईक्यू किस चीज पे रखना है? शॉर्ट टर्म के अंदर बिजनेस के अंदर जॉब करके कोई नॉलेज अटेंड कर ली, दैट्स ओके, पर बेसिक हमारा आईक्यू किस चीज पे होना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब प्यारे दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 6 जनरेशन रिफॉर्म, कौन सी पॉलिसी चल रही है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कब हुए थे? 1991 में। कब हुए थे मेरे भैया? कौन सी पॉलिसी आई थी? जीएलपी। क्या भैया? जीएलपी की फुल फॉर्म ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। प्यारे दोस्तों, तब फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म थे। आज की डेट में कौन से चल रहे हैं? 6 जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट, अलाइज इनके हमारे कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए और उस रिफॉर्म के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या किया? रमन भाई, कोशिश करनी है। गुड। सरकार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर रही है? खड़े होके कोशिश कर। हाँ मेरा भाई बहुत बढ़िया बोला। प्यारे दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस भाई के लिए। सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप के अंदर एसईजेड बनाए। क्या बनाए भैया? एसईजेड क्या होता है? कोई बताओ सर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, है ना भैया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। वेरी गुड। सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैरियर्स रिमूव कर लेती है, फ्री ट्रेड पॉलिसी इंप्लाई करती है। क्या देती है भैया? लो कॉस्ट पे एनर्जी सप्लाई करती है 24/7, 24 घंटों 7 दिन 365 पूरे के पूरे साल आपको फ्री एनर्जी, फ्री वे में एनर्जी मिलेगी। फ्री मींस कॉस्ट नहीं, अनडिस्टर्ब एनर्जी का सोर्स मिलेगा। आर यू गॉट इट? सो सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार ने क्या डेवलप किए? एसईजेड। और मेरा भाई गुड, आप बताएं सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या किया? हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या किया? मेक इन इंडिया पॉलिसी। क्या भैया? बहुत बढ़िया, तालियां बजानी मेरे भाई के लिए। व्हाट इज मेक इन इंडिया पॉलिसी? सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पास सब चीजें नहीं बनती, हम बहुत चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया? कोई बताओ, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट। वेरी गुड मेरे दोस्त, खुश, वेरी गुड। किसका है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अगर खत्म कर देना, हम वापस सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हम इतना ज्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा हमारा क्रूड ऑयल के माध्यम से अरबियन कंट्रीज के अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है? अरबियन कंट्री, जहां खाने के लिए दाना ही नहीं है, लेकिन वो जमीन के अंदर पाइप डाल के पेट्रोल निकालते हैं और वो सोने की चिड़िया बनते जा रहे हैं और उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के अलावा। प्यारे दोस्तों, क्रूड ऑयल की ये डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या हमारी सरकार या हम सब मिलकर बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, हम एनर्जी के नए जनरेशन, नए रिसोर्सेज को खोज रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मेरे भाई ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पर व्हीकल्स को, मोटर्स को हम तैयार कर रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी अपॉन क्रूड ऑयल खत्म हो जाए। क्लियर है ना भैया? हम एयर बेस्ड एनर्जी के रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल के अंदर हमने सीएनजी को डेवलप किया और सीएनजी को निकालकर अब हम अपने ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी कन्वर्ट कर रहे हैं सीएनजी बेस पर। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को अगले 5 से 10 सालों में खत्म कर लेंगे। और इसी कारण से हमारा उम्मीद थी, कोविड नहीं आया होता तो 2025 तक, कौन से साल तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना तय था हिंदुस्तान का। लेकिन अब कोविड के कारण हम 5 साल आगे चले गए, 2030 तक हम लगभग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। किसका भैया? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम किस कंट्री से सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होकर खरीदते हैं? चाइना से। चाइना से डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार लेकर आई मेक इन इंडिया पॉलिसी। क्या आई? तो सरकार ने कहा जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, एलजी है, सैमसंग है, ये कोई चाइना बेस्ड कंपनी नहीं, हालांकि इनके प्लांट चाइना में है, तो सरकार ने इनको सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया वेरियस स्टेट फेयर्स के अंदर और कहा कि भैया तुम अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दो तो तुम्हारे को हम टैक्स सब्सिडी देंगे। क्या देंगे भैया? इंसेंटिव दे दिया वेरियस टाइप के, और इन कंपनियों ने अपने प्लांट्स को लगाना, एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो शॉर्ट टर्म में तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत आएगा। तीसरा मेजर इंपोर्ट हम किस चीज में करते हैं? सबसे पहला क्रूड ऑयल में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तीसरा, तीन ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, वॉर वेपन्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास वेपन्स बनाने के बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन नए वेपन्स हम खुद नहीं डेवलप करते, हम इंपोर्ट करते हैं। हम सबसे ज्यादा वेपन्स कहां से इंपोर्ट करते हैं? रशिया। भाई, रशिया पे हमारी डिपेंडेंसी आजादी के बाद से चलती आ रही है। तो मेजर इक्विपमेंट हम कहां से खरीदते हैं? रशिया से। रशिया के बाद यूएस से भी खरीदते हैं, और पिछले साल के अंदर, पिछले कुछ सालों में हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, रशिया इकोनॉमिक तौर पे वीक होता जा रहा है, तो उस कारण से हम फ्रांस से भी खरीदने लगे, और इसके कारण हमारा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है बाहर। तो सरकार ने इसको इनिशिएट करते हुए कहा, अब हम कोई भी किसी भी कंट्री से वेपन्स खरीदेंगे, उसे कहेंगे भैया उसकी उस कंपनी को हिंदुस्तान में आके वो वेपन्स बनाने पड़ेंगे और तब हम खरीदेंगे। इवन बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हमने डील करी है, बहुत सारी गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि रशिया की हैं उनके साथ डील करी। अभी एक 64 के साथ हमने डील करी है, रशियन गन है, बहुत वर्ल्ड के अंदर बहुत बेस्ट गन है, तो उन्होंने यूपी के अंदर प्लांट लगाया मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत, और वो यहाँ बनाकर हिंदुस्तान में भी बेचेंगे और वर्ल्ड में भी बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड कौन सी पॉलिसी? मेक इन इंडिया पॉलिसी। प्यारे दोस्तों, ऐसी जेट बनाए मेक इन इंडिया पॉलिसी, थर्ड स्टेप सरकार ने, अब ये तो थे प्यारे दोस्तों एक बड़े लेवल के, एक माइनर लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे होते हैं, एक माइक्रो लेवल पे स्टेप होते हैं। सर, जो रूरल और बैकग्राउंड एरिया में माइक्रो डेवलप लेवल पे स्टेप्स किए, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी इन इंडिया। क्या भैया? हम अक्सर देखते होंगे अखबार में न्यूज आती है, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी हो रही है। दिल्ली के अंदर आपने घूमे होंगे तो केजरीवाल के पोस्टर मिल जाते हैं, केजरीवाल जी के, बोलते हैं दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल बन गई। व्हाट डू यू मीन द स्टार्टअप कैपिटल? आप महाराष्ट्र के अंदर जाओ, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ स्टार्टअप बहुत हो गए, बेंगलोर के अंदर स्टार्टअप बहुत हो रहे हैं, हैदराबाद में बहुत हो रहे हैं, हमारे नेबरिंग स्टेट है एक हरियाणा, उसके गुड़गांव में। व्हाट इज दिस न्यू स्टार्टअप? यहाँ सीए, सीएमए, सीएस करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके कुछ बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही अपने यूनिक आइडिया को लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास यूनिक आइडिया बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान के अंदर आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन आइडियोलॉजी को डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत है ना भैया? वो फंड्स नहीं है, तो सरकार उनको प्रमोट करती है और उनको फंडिंग करती है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यू स्टार्टअप पॉलिसी इन इंडिया। क्या भैया? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर सरकार क्या क्या करती है और न्यू स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है? हाँ दोस्त, खुश बताना। न्यू स्टार्टअप, इसकी एक डेफिनेशन है, सरकार ने इसको डिफाइन किया। अच्छा, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में सरकार अमीर घरानों को हेल्प करेगा, गरीब लोगों को? तो गरीब लोगों को है तो उसकी कुछ वेल्थ की लिमिट रखेगी, भैया इतनी वेल्थ तक न्यू स्टार्टअप में जा सकते हैं, इससे ज्यादा अमीर लोगों को शामिल नहीं करेंगे। क्या है वो लिमिट? हाँ, वो तो होता है कुछ, क्या यही तो पेपर में आने वाला है। न्यू, तुम्हारा एक बात समझना, अब तुम जाने वाले हो जी कॉलेज,
कॉलेज के अंदर सारा का सारा न्यू स्टार्टअप के ऊपर जोर रहेगा, रहेगा ना भैया। और न्यू स्टार्टअप के कानून ही तुम्हें नहीं पता हो तो तुम क्या खाक पड़ोगे कॉलेज के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिजनेस स्टडी में मैं सबसे पहला टॉपिक इसी को लिया। तो यहाँ पर आइए कुछ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। क्या ये समझ में आ गया भैया? बहुत सारी चीजें मैं बोलता चलूंगा, कृपया करके उसके नोट्स जरूर बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोबारा बोलने का समय ही नहीं होगा, ठीक है ना जी। सो प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज क्या थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए? न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बनाते हैं सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रमोट करने के लिए अपने अपने लेवल पर इस पॉलिसी को इनिशिएट करती है। मैं न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर बहुत चर्चा करूंगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए, दैट्स ओके, वो अभी हम डील करेंगे। क्या दिल्ली में केजरीवाल जी ने इसके लिए कुछ कानून बनाए? आंसर इज यस। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये मैं आईपी का जल्दी से पेपर है, आईपी इज अ स्टेट एग्जाम, तो स्टेट एग्जाम में स्टेट पॉलिसीज आएंगी, डीयू के अंदर स्टेट पॉलिसी नहीं आएगी। आईपी के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूं, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर? सरकार ने अपने सभी लगभग अच्छे स्कूलों को डेवलप किया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट कर दिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने कौन सी क्लास से इनिशिएट कर दिए, कोई बता दो? तेज से बोलो, तेज से बोलो। फर्स्ट लेवल पे 6 पे, लेकिन अल्टीमेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर दिए 9 से। कहां से किए? तो सरकार ने स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स बना दिए कई अलग तरीके से। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 12वीं के बाद नहीं पढ़नी। अभी तक आपके और हमारे जमाने में कॉमर्स या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम कब करते हैं? प्रोफेशनल लेवल पे आफ्टर 12th। अब 9th से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए सरकार ने पहली बार एंट्रेंस एग्जाम्स लिए और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बहुत बच्चे गए, और दैट इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले 2 साल में वो कितना सक्सेसफुल होगा पता चलेगा, बट इनिशिएट किया सरकार ने 2021 से। कब से किया भैया? 2000। वापस मैं आता हूं अपने बुकिश टॉपिक पर। प्यारे दोस्तों, एंटरप्रेन्योर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 3 वर्ड आते हैं। वन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, देन द अदर वर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द थर्ड वन इज एंटरप्राइज। पहले समझना, पहला वर्ड क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है भैया? एंटरप्रेन्योर का मतलब अ पर्सन, वो पर्सन जो बिजनेस चलाएगा, बिजनेस का नया आइडिया लेके आएगा, बिजनेस को डेवलप करेगा और एक खास मॉडल के थ्रू एक बहुत बढ़िया बिजनेस को एस्टेब्लिश कर देगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। फिर भैया एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्यारे दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसके अंदर वो आदमी अपना एक यूनिक आइडिया डेवलप करेगा, बाजार से, मार्केट से फंड्स इकट्ठा करेगा, मेहनत करेगा, इट इन्वॉल्व सम टाइम, और टाइम के बाद उसका एक बेस्ट बिजनेस बन जाएगा। वो प्रोसेस क्या है भैया? एंटरप्रेन्योरशिप। फिर प्यारे दोस्तों एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या है भैया? आउटकम या रिजल्ट। प्यारे दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा, एक टाइकॉन या एक बेस्ट बिजनेस जो बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। 3 वर्ड आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, क्या क्या भैया? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। आर यू गॉट इट? जल्दी जल्दी नोट बनाते चलेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे, वी हैव ऑलवेज लेस टाइम। क्या मैं आगे चलूं? द नेक्स्ट। सो प्यारे दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, हालांकि इन 3 वर्डों को मिलाएं तो डेफिनेशन आ जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से चलेगा, पर्पसफुल। ऐसा ही नहीं है अपने आप कुछ भी करते रहो होता रहेगा। हम एक खास टारगेट लेते हैं कि इतना मार्केट शेयर हमारे पास होना चाहिए, एक टारगेट लेती है हमारी टर्नओवर इतना होना चाहिए, हम टारगेट लेते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतना होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक दूसरा कीमती वर्ड है, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है। परफॉर्म कौन करता है? ये एंटरप्रेन्योर करता है। कौन करता है भैया? वो पर्सन। पर्सन को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर करता है। टू ट्रांसलेट, क्या करता है उसमें? ट्रांसलेट करता है एक बिजनेस को डिजायर मॉनेटरी रिजल्ट्स के अंदर, एक बिजनेस को कन्वर्ट करता है डिजायर मॉनेटरी रिजल्ट में। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस्टम, पर्पसफुल, क्रिएटिव एक्टिविटी, परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, बिजनेस को कन्वर्ट करता है डिजायर मॉनेटरी रिजल्ट्स के अंदर। आर यू गॉट इट? चलें आगे।
द नेक्स्ट वन इज, तेज तेज चलेंगे, सुंदर से नोट्स बनाते चलेंगे, और ये नोट्स दोबारा नहीं बनाने, इसीलिए 2-3 कलर के पेन अपने साथ रखेंगे, तो रंग बिरंगे नोट्स बनाएंगे प्यारे दोस्तों, हम होंगे। चले दोस्तों आगे, नेक्स्ट वन इज, अब एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस। अभी हमने इसकी डेफिनेशन करी, डेफिनेशन के माध्यम से ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस किस चीज का है? सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या करेंगे भैया? सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, दो दोस्तों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करी, न्यू आइडिया निकाला कि रात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे लूट लें। प्यारे दोस्तों, हो सकता हो यूनिक आइडिया निकालें, ड्रोन पे बैठ के पहुंच जाए छत से, और गैस कटर से छत को काट के अंदर घुस जाए, और ड्रोन से लेकर ही पैसा उड़ जाए। इट्स अ यूनिक आइडिया। क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? नहीं प्यारे दोस्तों, बिकॉज इट इज इलीगल एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है भैया? लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होनी चाहिए? इनोवेशन। क्या होनी चाहिए भैया? इनोवेशन। इस पे हजारों एमसीक्यू बन सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट आता हो तो एमसीक्यू हम झेल लेंगे। बिल्कुल ध्यान से, क्या होना चाहिए? एक न्यू आइडियोलॉजी होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर प्यारे दोस्तों, न्यू आइडिया होगा तो रिस्क भी होगा। क्या होगा भैया? पूरे वर्ल्ड में दोस्तों न्यू स्टार्टअप हजारों की तादाद में खुलते हैं, लेकिन उस हजारों में से टेंस के अंदर 10-15 ही कामयाब होकर डेवलप हो पाते हैं। तो रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क होता है न्यू स्टार्टअप के अंदर, डूबने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। फिर प्यारे दोस्तों, ये रिस्क लेकर फिर क्या बनाते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो प्रोडक्शन करे या दूसरों को सर्विसेज रेंडर करे, एंड दिस चीजों के कंपोजिशन को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये पूरा प्रोसेस है ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस हमने डिफाइन किया। क्या ये सबको आ गया? जल्दी जल्दी से सुंदर से नोट बनाते हुए चलेंगे दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज, आ गया प्यारे दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट की ईडी की जरूरत क्यों है? बहुत जरूरत है, हिंदुस्तान में तो बहुत जरूरत है। मैंने बहुत चर्चा करी। हाँ मौर्या, ये हमारे देश को क्यों जरूरत है दोस्त एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की? खड़े होकर बताएं। सबसे बड़ा जवाब तो यही है भैया, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ पीपल्स है, और अप्रोक्सीमेट अब कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं 145 करोड़ के आसपास हो गई है। प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मेरे भाई। प्यारे दोस्तों, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इन सबको हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन सबको एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं पक्का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये। और मेरे भाई, कोशिश करनी है, वाई दिस इज कंपल्सरी फॉर अस। हाँ मेरा भाई बहुत बोला, हमारी डिपेंडेंसी अदर्स पे खत्म हो जाए, हम खुद ही सब काम करने लग जाएं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमें डिपेंडेंट बनाती है या इंडिपेंडेंट बनाती है? टू बिकम इंडिपेंडेंट, हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिक, हम 1947 में आजाद हो गए बेसिक तरीके से तो, लेकिन इकोनॉमिक के लेवल पे हम आज भी आजाद नहीं है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हमें चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ईडी, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका बेसिक इलाज है। और कोई मेरा भाई लास्ट वाला? वो तो बता दिया भाई ने, मैं चाह रहा था आप कुछ नया सोचें, आप नया सोच सकते हैं। दोस्तों, अभी जो 2 पॉइंट हमने चर्चा में किए वो मैक्रो लेवल पे थे। कोई माइक्रो लेवल पे भी सोचो, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे तो हम रिच नहीं होंगे या रिच हो जाएंगे? रिच हो जाएंगे। रिच हो जाएंगे ना, तो जो भी हमारी वांट्स हैं, नीड्स हैं, हम उसको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी इकोनॉमी में माइक्रो लेवल पे अपनी वांट्स और नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, है ना मेरे भाई? कोशिश करो। और क्यों? बैठ मेरे भाई बैठ। और क्यों डेवलप करना है प्यारे दोस्तों? इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। क्या होती है भैया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, और न्यू आइडियोलॉजी, न्यू मेथड्स डेवलप होते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, पक्का ना? इसके लिए एक वर्ड और आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या भैया? चिल्ला के बोलो, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अमेरिका, गुड मेरे दोस्त, अमेरिका ने पास डेवलपमेंट थी, लेकिन प्यारे दोस्तों सस्टेनेबल नहीं थी। बहुत 30 साल तक वो वर्ल्ड के ऊपर राज करता रहा, लेकिन चाइना ग्रो कर रहा है और जल्दी आगे निकल जाएगा। खाली चाइना ग्रो कर रहा है या उसके पीछे 5-6 कंट्री ग्रो कर रहे हैं?
जिसमें इंडिया भी वन ऑफ द नेशंस है, तो अगले 20-30 साल के अंदर हम वर्ल्ड को लीड करने की हालात में पहुंच जाएंगे ना। तो अमेरिका की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, उसके कंपैरिजन में चाइना या इंडिया ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? लेकिन किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया तो वो फ्री इंडिपेंडेंट होगा, वो इंपोर्ट नहीं करेगा, सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस हालात में हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या भैया, मैं एक बात बोल देता हूँ, हमारे बहुत सारे वर्ड्स बोले गए। इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से क्या होता है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसकी तो हमने चर्चा कर ही ली भैया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, हर एक आदमी 10-10 रोजगार जनरेट कर देगा। अगर 140 करोड़ लोग एंटरप्रेन्योरशिप बना देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर उस बार इतने रोजगार पैदा होंगे, इतने रोजगार की वर्ल्ड के सारे लोग हिंदुस्तान में आने लगेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर क्या होगा भैया, सोशल बेनिफिट। ये सोशल बेनिफिट कैसे होता है, कोई बताओ? वो बहुत बढ़िया, हमारी जीडीपी वही रहेगी या बढ़ जाएगी? जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रोवाइज कर जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे, सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना भैया? पॉइंट पॉइंट वाइज बनाते रहना, लिखते रहना प्यारे दोस्तों, ठीक है ना दोस्त? फिर आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज न्यू स्टार्टअप। क्या भैया, मैं चर्चा करता था न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, दोबारा बताओ कौन सा रिफॉर्म है, कौन सा जनरेशन रिफॉर्म है? 6 जनरेशन रिफॉर्म्स। किसका? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। किसका भैया? हिंदुस्तान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई? 1991 से स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने नाम दिया एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 6 जनरेशन रिफॉर्म में सरकार क्या लेके आई? न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप पहले समझना प्यारे दोस्तों, स्टार्टअप पॉलिसी में सरकार ने उन एंटरप्रेन्योर को, उन बिजनेस हाउसेस को शामिल किया जिनकी स्टार्ट किए हुए कितने साल हो गए थे? 5 या 5 से कम साल हुए हो। स्टार्ट किए हुए कितने साल होने चाहिए? तो पुराने बिजनेस 10 साल 20 साल हो गए, उन्हें न्यू स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं मिल सकता। किसको मिल सकता है? जिसको स्टार्ट किए हुए कितने साल हो गए होंगे? 5 साल। प्यारे दोस्तों, दूसरी कंडीशन, ये हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अब प्यारे दोस्तों, मुझे पहले रुको, बताओ क्या सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड होता है? कुछ कंडीशन में होता है, तो सोल प्रोप्राइटर जनरली रजिस्टर्ड नहीं होता। अगर अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर है, दैट कैन नॉट बी गो अंडर द न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। रजिस्टर्ड क्या होता है, मेरे को बताओ? पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है क्या? कौन सी खास तरह की पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बगैर रजिस्टर्ड हुए होती नहीं। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन एलएलपी क्या होती है? जरूरी है रजिस्टर्ड होना। कंपनी हर हालात में रजिस्टर्ड होगी। तो प्यारे दोस्तों, सरकार ने क्या कानून बनाया? कोई भी रजिस्टर्ड फर्म हो, रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, रजिस्टर्ड एलएलपी हो, रजिस्टर्ड कंपनी हो, कंपनी कोई भी लिख दूं, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं लिखूं, कोई भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए हिंदुस्तान में। तो ऐसी फर्म, पहली कंडीशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन 60वें कितने साल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन अमीर ना हो तो एनुअल टर्नओवर किससे कम होनी चाहिए? लेस देन 25 करोड़ से। तो दैट कंपनी कैन गो अप फॉर न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के बेनिफिट वो फर्म ले सकती है। ये जो पॉलिसी न्यू स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, दैट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने करी भैया? पक्का 3 कंडीशनें बता दो। थ्योरी लिखने की जगह 3 पॉइंट में लिखो तो ज्यादा मजा आएगा। तो क्या थे 3 पॉइंट? रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए, 5 साल से कम की लाइफ होनी चाहिए, और 25 करोड़ से एनुअल टर्नओवर कम होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब बड़े टाइकून हाउसेस आएंगे या एसएमईज आएंगे इसमें ज्यादातर? व्हाट इज एसएमईज? स्मॉल मीडियम बिग माइक्रो। इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं शॉर्टकट में। क्या कहते हैं? तो स्मॉल इंडस्ट्री, नए बिजनेसमैन जो नया आइडिया लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके आइडिया को सरकार डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट करती है। अब न्यू स्टार्टअप पॉलिसी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, 3 कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना, अपने सारे रिक्विजिट डाटा और रिक्वेस्ट को फॉर्म कर देना। अगर वो हमें चेक करेंगे रजिस्ट्रार, अगर वो चाहें पाएंगे कि सब डॉक्यूमेंट
रिक्वायरमेंट सही है तो हमें रजिस्टर्ड कर देंगे न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में। क्या कर देंगे भैया? अब अगर हम रजिस्टर्ड हो गए न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में तो हमें क्या क्या फायदे होंगे? सर सरकार अपने कई तरह की सब्सिडीज हमें प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी सरकार? और क्या करेगी? टैक्स के अंदर कंसेशन देगी। क्या देगी भैया? टैक्स के अंदर जीएसटी रिफॉर्म्स है प्यारे दोस्तों, जीएसटी सरकार लगाती है, लेकिन कोई भी फर्म न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में है तो सरकार अगर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सारा जीएसटी आपको रिफंड कर देती है, सारा जीएसटी आपको रिफंड कर देती है। तो टैक्स रिफॉर्म्स के तहत हमें टैक्स रिलैक्सेशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? टैक्स एग्जेम्पशन नहीं कहेंगे, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? टैक्स रिलैक्सेशन मिलेंगे। और सरकार ट्रेड बैरियर्स को हटा देगी। और बिल्कुल सरकार लेबर लॉज होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं, तो सरकार लेबर लॉज के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें रिलैक्सेशन देगी। किसमें रिलैक्सेशन देगी? लेबर लॉज एंड अदर लॉज में क्या देगी? रिलैक्सेशन देगी। और सरकार फंडिंग नहीं करेगी या करेगी? तो सरकार फंडिंग भी करेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें फंड्स प्रोवाइड करेगी। दैट इज कौन सी पॉलिसी चल रही है? न्यू स्टार्टअप पॉलिसी। पक्का ना भैया? 3 कंडीशंस याद दिला दो। पहली, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरी, 5 ईयर से कम लाइफ होनी चाहिए। तीसरी, सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। वेरियस स्कीम क्या क्या है? सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है। सबसे पहले स्कीम है नो इंस्पेक्शन। पहले समझना प्यारे दोस्तों। अच्छा, कितने साल तक की लाइफ के लिए ये न्यू स्टार्टअप पॉलिसी का फायदा उठाएंगे? 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे ना, 5 साल के बाद ये तमका खो जाएगा। अच्छा, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए आते हैं। और नया बिजनेस के मैन के लिए ना बड़ी दिक्कत होती है, नए बिजनेस के लिए बड़ी दिक्कत होती है। कभी फायर विभाग वाले आते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं, कभी एक्साइज वाले आते हैं, है ना? आते हैं ना भैया। और इसी कारण से एक नया एंटरप्रेन्योर ठीक ढंग से अपने आइडिया को डेवलप नहीं कर पाते। तो सरकार ने कहा 5 साल के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नो इंस्पेक्शन स्कीम। अच्छा, सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगी। क्या करेगी सरकार? रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगी। सरकार इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन देगी। रिलैक्सेशन वर्ड यूज करना। क्या करेगी? इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन देगी। आईपीआर क्या होता है भैया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई बताओ ना। पेटेंट राइट्स को आपने एक्सपोज करो। एक नए तरह का पंखा बनाया, पंखा हवा के तरीके, हवा तो देता ही देता है, एसी की तरह उसके ब्लेड्स ठंडे हो जाते हैं, इसलिए ठंडी हवा देता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बाजार में आप एक बार पंखे को लेके गए तो दूसरे लोग कॉपी नहीं करेंगे, 1 सेकंड में कर लेंगे, तो आपकी तो सालों की मेहनत मट्टी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? कॉपीराइट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपीराइट लेते हैं, पेटेंट्स राइट्स लेते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स कहते हैं इसे। तो व्हाट इज दिस? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेते हैं, और इसको रजिस्टर्ड कराने में, पेटेंट कराने में सरकार, एक कॉलेज का बच्चा वो कहां से कराएगा भाई? पेटेंट राइट्स कैसे लेगा? उसे लीगल एडवाइजर चाहिए, उसे उसको पूरा प्रोसेस चाहिए फॉलो करने के लिए, उसे खर्चा करने के लिए पैसा दिए चाहिए। तो सरकार इसके प्रॉपर आईपीआर को ऑब्टेन करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करती है। आर यू गॉट इट? सबको आया? ठीक ना भैया? आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों, न्यू स्टार्टअप के अंदर फंड्स कहां कहां से आते हैं? अब जरा ध्यान से सुनना, ये नए नए शब्द हैं और बहुत एमसीक्यू में आते हैं। सबसे पहला सेल्फ फंडिंग। क्या भैया? क्या होती है सेल्फ फंडिंग? शायद सबको बताओ। तो खुद ही पैसे भैया लगाते खुद ही हैं। अपना पैसा जोड़ जोड़ के लोग क्या करते हैं? खुद पैसा कैसे करते हैं? पहले कॉलेज करेंगे, कॉलेज के बाद कहेंगे भैया 3 साल एमएनसी के अंदर जो नौकरी करूंगा, लेकिन खर्चूंगा 1 रुपया नहीं, जोड़ता रहूंगा, पैसा जोड़ लूंगा, तब अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ फंडिंग। क्या भैया? सेल्फ फंडिंग। खुद। अच्छा, सेल्फ फंडिंग अच्छा तरीका नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। क्या भैया? टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। देन दैट इज कॉल्ड क्रो फंडिंग। कोई तो जरूर जानकार होगा व्हाट इज कॉल्ड क्रो फंडिंग? रिश्तेदारी? नो नो, पब्लिक से तो लेना ही है, सारे फंड पब्लिक से लेंगे। कोई बताओ ना, क्रो फंडिंग। अच्छा, एक बार ध्यान से सुनना, अगर आप पढ़े होंगे कभी, नाम तो सुना हुआ लग रहा है, फिर भी मतलब नहीं पा रहे, इसका मतलब रट लिया हुआ उस क्लास में। प्यारे दोस्तों, कौवे कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? जहाँ कौवा खाने के लिए कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहाँ मांस मिल जाए, जहाँ उसे खाने को बढ़िया सामान मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, जहां पर खाने के लिए बढ़िया सामान हो, कौवों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप
बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे। कोई जानवर कहीं मर जाए तो सारे गिद्ध और कौवे इकट्ठे नहीं हो जाते वहां पे, पक्का ना। तो दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। आपके पास यूनिक आइडिया, अपना आइडिया लेके बाजार में एस्टेब्लिश करने या पहुंच जाओ, बहुत सारे क्रो आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे हमारा पैसा लगा लो, हमारा पैसा लगा लो। आपको बस एक यूनिक आइडिया चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रो फंडिंग। पक्का ना भैया, पक्का। क्रो फंडिंग समझ में आ गया? तो नाम से समझना और नेचर से समझना, क्रो फंडिंग क्रो से रिलेटेड है। कहाँ कौवे इकट्ठे होंगे? जहां उन्हें मांस दिखाई देगा, जहां अच्छा फूड दिखाई देगा, उनके मतलब का। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को लोगों के इंटरेस्ट का कोई प्रोडक्ट बना दें तो सारे क्रो आपके पास, सारे इन्वेस्टर आपके पास आ जाएंगे। देन अदर इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टमेंट या एंजल फंडिंग। व्हाट इज कॉल्ड एंजल? सर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वही तो पूछ रहा तो हूँ। फाउंडर होते हैं, मतलब उन्होंने खुद एक फाउंड करी होती है कंपनी और वो बाकी फर्म्स को फंड करते हैं। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। एंजल इन्वेस्टर, एंजल कोई और या देवता? देवता को कहते हैं, जनरली कहते हैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए गॉड फादर। क्या भैया, मजा नहीं आया? चिल्ला के बोलो। गॉड फादर, अलग अलग पर्सन के अलग अलग गॉड फादर होते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने कोई बिजनेस, आपने कोई एक आइडिया डेवलप किया, कोई खास चाचा ताऊ नाना मामी, कोई खास पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त जो अमीर था, कोई अंबानी बंधु, कोई रिलायंस का मालिक, कोई अडानी ग्रुप का मालिक, एकदम से आपके पास देवता बन के प्रकट हुआ, सारा पैसा दे दिया और बोला काम कर ले भाई, मेरे को ब्याज समेत बाद में देता रहियो। तब मेरे दोस्तों वो आदमी आपके लिए कुछ और होगा या देवता होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टमेंट। क्या भैया? तो एंजल इन्वेस्टर कोई है नहीं, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून हो सकता है, आपके फादर ही हो सकता है आपकी मदर ही हो सकता है आपके चाचा हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो। फ्रेंड भी तो करता है ना हेल्प। आप बिजनेस में, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, दो फ्रेंड मिलके इकट्ठे हो गए, एक अमीर था एक गरीब था, फिर भी मिलके बिजनेस करके निकाल के ले गए। आर यू गॉट इट? तो व्हाट इज दिस? कौन सा इन्वेस्टमेंट भैया? एंजल इन्वेस्टमेंट। पक्का ना भैया? देन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। क्या भैया? अरे कोई फिर बताना भैया, मेरा यहाँ पे टारगेट ये, शब्दों को मतलब समझ के नाम निकाल लेना। 5 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे दोस्त। क्या भैया नाम अगला बताओ भैया? वेंचर कैपिटल मीन्स क्या? वेंचर क्या होता है? 8-10 लोग मिलके करें, 50-100 लोग मिलके करें। तो वेंचर कैपिटल के अंदर क्या करते हैं? 50-100 लोग मिल जाते हैं और सब अपने अपने आप से पैसा लगा देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कौन सी कैपिटल? वेंचर कैपिटल। लिखते रहे ना भैया, टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। वेंचर कैपिटल, आर यू गॉट इट? सेल्फ फंड, क्रो फंड, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल। देन भैया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडिंग फॉर्म इनक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर। कोई बताओ ना, ये कौन होते हैं? इनक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर कौन होते हैं? प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। आपने ई व्हीकल्स देखे? ई व्हीकल्स में कौन कौन से व्हीकल आ चुके हैं बाजार में? कार्स आ चुके, स्कूटर्स टेस्ला। आ चुके हैं। अच्छा, अब आप बताओ, ई व्हीकल्स, आप सब, हम सब बैठे हैं, लगभग 40-50 बैठे हैं। आप बताओ, क्या हमारे घर में स्कूटर लेना हो तो क्या हम सब अभी ई व्हीकल खरीदेंगे? पता नहीं भाई, सक्सेसफुल हो या ना हो, इट मे भी फ्लॉप हो जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी है, 2 महीने में बढ़िया कंपनी आ जाए, तो हम ऐसे ही नहीं खरीदते। बहुत सारे लोग हैं तो बोलेंगे पहले तो हम देखेंगे सही चल रहा है नहीं चल रहा, 1 साल पहले लोगों को चेक करेंगे फिर करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही नया स्कूटर आया ओला का, दे आर डिसाइडेड यार नया टेक्नोलॉजी है, वो देखें, चला के देखें, खरीद के देखें। आर यू गॉट इट? सो दे परचेज द फर्स्ट व्हीकल। बाजार में आया पहले दिन बाजार में जाके खरीद ले आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? तो आर यू गॉट इट? उनका नेचर है। कुछ लोगों का नेचर है ना, आपको एक आसान भाषा में बताता हूँ। पिक्चर लगती है, कौन सी अच्छी पिक्चर आई कोई बताओ ना, तेज से बोलो ना। केजीएफ आई, कई लोग बोले केजीएफ जैसी आ रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे 1 साल से, कोरोना के टाइम से, केजीएफ आएगी केजीएफ आएगी। जैसे ही पता चला केजीएफ आएगी, बोला मजा तो है, पहला शो पहली पिक्चर देखने का, पहले दिन फ्राइडे को पहला शो देखने का मजा है। पक्का हो सकता है वो 200 रुपये फालतू दे के खरीदे हो, दे गए हो, लेकिन उनका मजा है इसलिए वो करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभी क्या जरूरत है, अभी 2 महीने बाद टीवी पे आ जाएगी, नेटफ्लिक्स पे, तो तब देख लेंगे हम, कॉस्ट भी कम आएगी और मजे से देख लेंगे घर पे बैठ के, और पॉपकॉर्न भी घर पे फ्री के खाएंगे। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, दे आर कॉल्ड एज एक्सीलरेटर। क्या भैया? तो बाद में जो भीड़ इकट्ठी होके आ जाती है, जो एक्सीलरेट करती है, दे आर कॉल्ड एक्सीलरेटर।
और इन कंप्यूटर नंबर ऑफ पर्सन लेस होते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आर यू गॉट इट? तो नए बिजनेस को कौन मिलते हैं, और बाद में जब बिजनेस अच्छा हो जाता है, अंबानी का बिजनेस, अडानी का बिजनेस हो जाता है, तब कौन मिलते हैं उनको? एक्सीलरेटर। आ गया भैया। द नेक्स्ट इज कॉल्ड विनिंग कंटेस्ट फंड। कौन सा भैया? तो सरकार, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन बहुत सारे फंड्स के लिए विनिंग गेम्स रखते हैं, तो हम जाके वो गेम्स जीत लेते हैं, फंड्स मिल जाते हैं एंड देन कर लेते हैं। तो कुछ सीरियल्स भी चल रहे हैं आजकल, बिजनेस सीरियल्स कर रहे हैं, तो वहां पे हम जाते हैं, अपने टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट्स को बताते हैं, तो वहां पर बिजनेस आइकॉन्स आते हैं और वो फंडिंग देते हैं हमें। आर यू गॉट इट? सो विनिंग कॉन्टेस्ट। फिर प्यारे दोस्तों, फंडिंग का ये पुराना ट्रेडिशनल तरीका, बैंक लोन। क्या भैया? लेकिन बैंक लोन ऐसे ही मिलता है या सिक्योरिटी पे मिलता है? खाली बैंक ही लोन देता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी देते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लिया। फिर खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देते हैं या गवर्नमेंट भी ऑफर करती है? गवर्नमेंट से ले लिया। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट से लेते हैं या मनी लेंडर से भी ले सकते हैं? मनी लेंडर साहूकारों से उधार ले लिया, पक्का ना भैया? तो फंडिंग के ये सारे तरीके। आर यू गॉट इट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में तीन चीजें आती हैं। वन इज कॉल्ड कॉपीराइट, द सेकंड इज कॉल्ड पेटेंट्स और द थर्ड इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आईपीआर कहते हैं भैया शॉर्टकट में। क्या भैया? फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ कंपोजिशन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड कॉपीराइट, द सेकंड इज कॉल्ड पेटेंट्स, द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किसको हमने पूरा किया? आज बिजनेस स्टडी खेले। अभी आई डिसाइडेड कि मैं एक दिन पूरा 1 घंटा बिजनेस करूं। अगले मंडे की क्लास में आई विल डिस्कस द अकाउंटेंसी। तो 1-1 घंटे का इस तरीके से शेड्यूल में रखूंगा, इंस्टेड ऑफ 20 मिनट्स के अंदर ऊँट के मुंह में जीरे का दाना ऐसा होता है, टॉपिक ही कवर नहीं हो पाता। सो प्यारे दोस्तों, आज बिजनेस स्टडी के लिए इतना ही। जल्दी ही हम दूसरी क्लास में मिल रहे हैं। दैट इज अ क्लास ऑफ रीजनिंग, और मज़ेदार क्लास रहेगी। चलो दोस्तों, पानी वानी पियेंगे, सब जल्दी से तैयारी करेंगे। कम फास्टर माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, जय हिंद। दूसरे सभी लाइव मित्र जल्दी से शिफ्ट करेंगे। Yes. Recording. एंजल इन्वेस्टर में कोई भी गॉडफादर आपको मिल जाए, वो आपको दे दे पैसा। दैट इज, हाँ देता दूसरा है, खुद का नहीं लगता। हाँ हाँ बिल्कुल, खुद का लगे तो सेल्फ फंडिंग कहेंगे। Recording in progress. सब तैयार करेंगे अपने आप को, 2 मिनट में अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। हाँ मेरे भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़। और थोड़ा सा भैया, आज जैसे पानी है यहाँ पे, पानी की बोतल अपनी ज़रूर लेके आना दोस्तों, क्योंकि दोबारा लग रहा है कि कोविड के कुछ केसेस कल से आए हैं। ठीक है, वैसे बचा नहीं, कोविड अब आ नहीं सकता। क्यों? वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हम सब इम्यून हो गए? 2-2, 3-3 बार हो लिया आप सबको, तो आपके जेनेटिक्स ने और जीन्स ने उतने पावर डेवलप कर ली कि उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है ना भैया? तो चाइना ने गलती करी, इस बात को समझा नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया ना, तो हम बच गए इस चीज़ से। पानी वानी पी लें, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 1 मिनट लगेगा, मैं शीट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। डिस्कशन करेंगे, इसमें मुश्किल तो है। नो, मुश्किलों का मैं डिस्कशन करूँगा। अभी कोई मुश्किल, कोई नहीं आया तो उसके नाम की शीट ले लेना भैया। मजा आ रहा है दोस्त?
सो प्यारे दोस्तों, अच्छा एक बार फीस किस किस की सबमिट नहीं हुई, खड़े होके दर्शन कल संडे है, परसों बच्चों रिमेम्बरिंग्स में 1 या 2 दिन थे, आज तो 5 दिन हो गए। कितना लेट चले आ रहा है आपका नाम दोस्त? समर कल नहीं आएंगे आप? बोले आज नहीं तो समर कल, आज या परसों बैच में। मेरा मैसेज पहुंचा था आपके पास मेरे को अभी, उसके बाद नाम तक तनिष्क को तो मैंने कर दिया था, तनिष्क भारती, यू आर ऑलरेडी इन द बैच। मेरा फोन नंबर आपके मोबाइल में ऐड है, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के डाल दे दो, मैं एक बार दोबारा चेक। सो प्यारे दोस्तों, आइए अब हम अपने टॉपिक को लें।